2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 69.32% दर्ज की गई थी। इनमें पुरुष साक्षरता दर 78.73% रही, जबकि महिला साक्षरता मात्र 59.24% पर ही सिमट गई। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में आधी आबादी अब भी पिछड़ी रही। हालांकि हाल के वर्षों में इंदौर, भोपाल और जबलपुर जैसी शहरी जिलों में साक्षरता दर 80% के ऊपर पहुंच चुकी है। इसके बावजूद आदिवासी बाहुल्य अलीराजपुर जैसे जिले देश में सबसे कम साक्षर जिलों में गिने जाते हैं। यह तस्वीर बताती है कि प्रदेश के भीतर भी शिक्षा का असमान वितरण अभी भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। विश्व साक्षरता दिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि शिक्षा केवल डिग्री हासिल करने का साधन नहीं, बल्कि ज्ञान और जागरूकता का आधार है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति देश को नई दिशा दे रही है और जो गलतियां अतीत में शिक्षा के क्षेत्र में हुई थी, उन्हें अब सुधारा जा रहा है। शिक्षा के मामले में जैसे हमारी सरकार ने GER में देश के औसत से भी आगे अपना स्थान बनाया है, राष्ट्रीय औसत से, उसी प्रकार से नई शिक्षा नीति में जैसे देश में सबसे पहले मध्य प्रदेश आया था, 55 एक्सीलेंस कॉलेज इसी सत्र से पूरे प्रदेश में हम खोलने जा रहे हैं, जिसमें PM उत्कृष्टता महाविद्यालय में उन्नयन में जिस ढंग से काम किया है और इसी से जुड़े हुए 12th पास 75% अंक लाने वाले 90,000 विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिए प्रति विद्यार्थी 25,000 रुपये की राशि भी हम लोग देने वाले हैं, जिसके माध्यम से वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण कर सके। उनके जीवन में ये लैपटॉप के माध्यम से नई तकनीक के आधार पर उनकी दक्षता और अच्छी बढ़े। वहीं राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने भी छात्रों को संबोधित किया। संबोधित करते हुए कहा कि दीक्षांत समारोह केवल डिग्री प्राप्त करने का अवसर नहीं है, बल्कि यह वर्षों की मेहनत और अनुशासन का प्रतिफल है। राज्यपाल ने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में मध्य प्रदेश उद्योग और निवेश का केंद्र बनेगा, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि शिक्षा और कौशल का दायरा हर वर्ग तक पहुँचे। दीक्षांत वह अवसर है जबकि शैक्षणिक यात्रा पूर्णता के साथ समाज और राष्ट्र की सेवा यात्रा का शुभारंभ होता है। यह केवल डिग्री प्राप्त करने का उत्सव नहीं है, बल्कि आपकी वर्षों की मेहनत, अनुशासन और आपके गुरुजनों की सफलता का मार्गदर्शन का प्रतिफल है। हालांकि इसी बीच विधानसभा में उठे सवालों ने सरकार के दावों पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। जब विपक्षी विधायकों ने साक्षरता से जुड़े अध्ययन आंकड़े मांगे, तो शिक्षा मंत्री ने स्वीकार किया कि इस विषय में सरकार के पास कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह जवाब विपक्ष के लिए बड़ा हथियार बन गया। विपक्ष ने सरकार से पूछा कि जब खुद सरकार को ही सटीक आंकड़े नहीं पता, तब साक्षरता और शिक्षा में कैसे सुधार की योजनाएं बनाई जा रही हैं। इसके साथ ही विपक्ष का आरोप है कि युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी इस बात का सबूत है कि शिक्षा और रोजगार के बीच की कड़ी अभी भी कमजोर है। मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से बोल रहे हैं कि यहाँ पे रोजगार के अवसर हैं या आगे की अपॉर्चुनिटी है, हम 2 दशकों से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकारें देख रहे हैं और लगातार पढ़ाई का स्तर भी मध्य प्रदेश में गिरता जा रहा है और रोजगार की संभावनाएं तो पूरे तरीके से खत्म हो चुकी हैं, नगण्य हैं। तो ऐसी बातें कर कर जनता को भ्रमित करना, आने वाली पीढ़ी को भ्रमित करना, युवाओं के भविष्य को धोखा देना, ये नियति इन बयानों में दिख रही है। तो अगर अच्छी पॉजिटिव बात की जाए सरकार की तरफ से तो वो हम मानेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी कहीं पर भी ऐसी संभावनाएं दिख नहीं रही हैं जिससे रोजगार उत्पन्न हो। अब सवाल यही है, क्या साक्षरता दर बढ़ने के बावजूद प्रदेश को समृद्धि का संदेश मिल रहा है? क्या शिक्षा और साक्षरता वास्तव में
आत्मनिर्भरता और समान अवसर का आधार बन पाई है, या फिर यह सिर्फ दावों तक ही सीमित है? क्या नई शिक्षा नीति महिला साक्षरता और ग्रामीण आदिवासी इलाकों में शिक्षा के अंतर को पाट पाएगी? और सबसे अहम, क्या साक्षर प्रदेश की राह ही मध्य प्रदेश को समृद्ध प्रदेश बना पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और मध्य प्रदेश की आज बड़ी बहस हम इस बात पर करेंगे कि आज पूरा देश साक्षरता दिवस मना रहा है, तो इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि साक्षरता में कौन सा प्रदेश किस पायदान पर खड़ा है। मध्य प्रदेश इस मामले में लगातार प्रयास कर रहा है और इसी का नतीजा है कि मध्य प्रदेश में साक्षरता दर बढ़ी है। हालांकि महिलाओं की साक्षरता दर को अभी और बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। ऐसे में मध्य प्रदेश में एक नई बहस हमें बार बार देखने को मिलती है कि क्या शिक्षा के उस स्तर को मध्य प्रदेश पा रहा है जिससे विकास की नई राह खुल सके, शिक्षा बेहतर हो यहाँ और सभी साक्षर हों। इस संबंध में कई दावे किए जाते हैं, लेकिन इसकी हकीकत को जब टटोलने हम जाते हैं तो कई खामियां भी नज़र आती है। ऐसे में साक्षरता दिवस पर इस बात की पड़ताल करेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश साक्षरता को लेकर कहां पर खड़ा है, किस तरीके की नीयत और नीति से वो आगे बढ़ रहा है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें ठीक करने की ज़रूरत बनी हुई है। इस पूरी चर्चा को शुरू करेंगे, उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए मौजूद है डॉक्टर भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे स्पर्श चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका। तो लगातार हम बता रहे हैं कि साक्षरता दिवस है और साक्षरता दिवस के दिन इस बात का मूल्यांकन किया जा रहा है कि हमारा प्रदेश साक्षरता के किस दर को पा रहा है, कहाँ पर वो मौजूद है और जो शिक्षा नीति है वो इस दिशा में कैसे मदद कर रही है। तो ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं सत्येंद्र जैन जी से। आज जो साक्षरता दिवस के कार्यक्रम हुए जिसमें मुख्यमंत्री ने भी इस बात की का दावा किया कि हम बेहतर दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और राज्यपाल ने भी इस बात को कहा कि साक्षरता अगर हमारे प्रदेश की बेहतर रहेगी तो हम रोजगार के नए अवसर पैदा कर सकेंगे और मध्य प्रदेश आगे बढ़ सकेगा। तो सत्येंद्र जी, साक्षरता दर है बेहतर, लेकिन महिलाओं की साक्षरता के मामले में थोड़ी और प्रयास करने की ज़रूरत है। इस दिशा में सरकार कैसे काम कर रही है? देखिए, निसंदेह साक्षरता दिवस पर सबके लिए जो भारत के अंदर जो कार्यक्रम किए गए सभी सरकारों ने काम किया है और ये कहेंगे कि आज जो साक्षरता का है दर प्रतिशत है सब बड़ा है और जो महिलाओं का जो कम है जो लगभग 57-58% है उसको और बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि 2011 की लास्ट सेंसस हुआ था तो अभी डेटा वही हम उपयोग कर रहे हैं और जैसे ही अब नया सेंसस आएगा तो निसंदेह हमारे प्रदेश का भी साक्षरता का जो नए डेटा आएंगे और निसंदेह बड़ा मिलेगा, तो देश का भी बड़ा मिलेगा। जिस प्रकार से संस्कार धानी जबलपुर है, जबलपुर की साक्षरता लगभग 80% के आसपास है और तो निसंदेह अच्छी बात है। और जो जैसे पहाड़ी जो वैसा एरिया है जहाँ पर अप्रोच ठीक नहीं है, अलीराजपुर, तो ये यहाँ पर जरूर कम है। इसके डेटा भी जब नई जनगणना की जो रिपोर्ट आएगी फाइनली सेंसस का तो उसमें हमको यहाँ का डेटा भी बड़ा मिलेगा। और इस प्रकार से हमारी सरकार ने देखिए साक्षरता पर काफी काम किया है, शिक्षा के प्रचार प्रसार में काफी काम किया है और उसे वही कारण है कि हमारे यहाँ ड्रॉप आउट रेशो भी कम हुआ है। साथ साथ जो सबसे पहली बात होती है कि संसाधनों को उपलब्ध कराना और उसके लिए वित्तीय प्रबंधन का समायोजन करना, तो आज लगभग 45,000 करोड़ रुपए के आसपास का हमारा शिक्षा के ऊपर व्यय भी होता है बजट में, जो मात्र 2,000 करोड़ रुपए भी नहीं होता था। तो ये काम हमारी सरकार ने किया है और अनेक योजनाओं के द्वारा हम शिक्षा को बढ़ा भी रहे हैं, जैसे कि लैपटॉप वितरण की योजना हो, लैपटॉप हम
देते हैं। जो प्रावीण्य सूची में जो विद्यार्थी रहते हैं उनको 75%, अब इसको 75% से ज्यादा जिनके मार्क्स आते हैं उनके लिए। और इसी प्रकार से स्कूटी वितरण का भी हम दे रहे हैं बेटियों को, और जो टॉप करती हैं उनको स्कूटी वितरण भी की जा रही है अभी की। और इसी महीने में यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी फिर स्कूटी वितरित करने जा रहे हैं। ऐसे करोड़ों रुपए की जो राशि है हमारे शिक्षा में जो बालक बालिका है उनको देते हैं। साइकिल वितरण हम कर चुके हैं और लगभग 80 लाख से ज्यादा हम साइकिलें वितरण कर चुके हैं मध्य प्रदेश में। तो अनेक प्रयास हम करते हैं, साथ ही साथ प्रौढ़ शिक्षा को भी बढ़ाने में काफी सहयोग करते हैं। और जो सरकार के साथ साथ कई सामाजिक संस्थाएं भी इस कार्य को कर रही हैं कि जो शिक्षा का स्तर बढ़े, तो प्रौढ़ शिक्षा के लिए भी काम करते हैं। जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनेक संगठन हैं जो उससे संबद्ध, वो भी उसमें काम करते हैं, और भी जो अन्य संस्थाएं काम कर रही हैं। तो सबके लिए आज मैं धन्यवाद भी देता हूँ, और भी वो अपना कार्य अच्छे से करें, जिससे कि हमारा भारत पूर्ण साक्षर हो, हमारी माताएं बहनें भी पूर्ण साक्षर हो। तो शिक्षा ही सबसे बड़ा किसी भी देश के लिए अगर विकास का जो आधार होगा, तो जो हम आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना और विश्व में भारत आर्थिक रूप से समृद्ध होगा, तो उसमें ज्ञान नॉलेज जो हम कहते हैं ना, विद्या ददाति विनयम विनयादयाति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मस्तदा सुखम। तो विद्या से विनय आती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन मिलता है और धन से सुख आता है। तो विद्या से बढ़ाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। और निसंदेह जब हमारे पास धन बढ़ेगा, जब पात्रता आएगी, तो सुख भी आता है और भारत भी आत्मनिर्भर भारत होगा। और आज भी भारत जो है अब विश्व के अंदर चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। मुझे लगता है हमारे ऐसे सभी ज्ञानी सुधीजनों का उसमें बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने विद्यार्जन किया है और जो विद्या के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। हमारी सरकार ने इन सभी लोगों को प्रमोट भी किया है। निसंदेह जो लोग और हैं उनको भी हम बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये तो मध्य प्रदेश सरकार की सोच है, लेकिन साक्षरता केवल जो स्कूल जा रहे हैं बच्चे उनकी नहीं, बल्कि ऐसे लोग को भी इसमें शामिल किया गया है जो कि लंबे समय से पढ़ाई छोड़ दिए होते हैं, लेकिन साक्षरता के अभियान में जुड़कर साक्षर होते हैं और पढ़ने लिखने के लिए सक्षम हो जाते हैं। स्पर्श चौधरी जी का रुख कर लेता हूं और उनसे समझने की कोशिश करता हूं कि आखिर इस पूरे मामले में कुछ आंकड़े नहीं होना, डेटा का नहीं आना, इन सब बातों को आधार बनाकर जो कांग्रेस आलोचना कर रही है, क्या है उसके पीछे लॉजिक, और क्या ऐसी चीज़ों में जिसमें शिक्षा की बात है, पढ़ाई लिखाई की बात है, इसमें कांग्रेस कहाँ से इसमें तर्क ढूंढ के लाती है आलोचना के? जी मोहन जी, सबसे पहले तो विकसित भारत और विकसित मध्य प्रदेश शब्द का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाली पार्टी और मेरा भी भारत है, तो हम सब चाहते हैं विकसित हो। एक सवाल रखना चाहती हूँ कि क्या 2047 का वो सपना, या अभी जिस दौर में हम हैं एआई और इसके जमाने में, क्या ऐसे में डेटा के बिना नीतियां बनाना कोई मतलब है उनका? क्योंकि अगर आपने, सत्येंद्र जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि हमने कुछ ना कुछ, अभी जब भी आएगा डेटा तो कुछ अच्छा किया होगा, कुछ ग्रोथ की होगी। आई डू अग्री कि भैया 20 साल हो गए जनगणना के बाद, 2011 के बाद के हमारे पास आंकड़े नहीं, उसमें हम बहुत पीछे थे। बजट भी आया होगा, काम भी किया होगा, लेकिन सवाल ये है कि अभी जो नीट प्रोग्राम्स आप बना रहे हैं वहां अपना रिसोर्स एलोकेशन कैसे कर रहे हैं? आपको कैसे पता कि आदिवासियों में अभी भी, मतलब मैं तो हम और आप तो तस्वीरें देखकर, रिपोर्ट्स पढ़कर, रिपोर्टर्स की रिपोर्ट पढ़कर जान रहे, ये कोई तरीका नहीं होता है नीति निर्माण का। नीति निर्माण के लिए आंकड़े चाहिए होते हैं स्ट्रक्चर्ड तरीके से। तो सबसे पहली बात तो ये कि हम यही कह रहे हैं कि भैया ये आपकी प्रायोरिटी में क्यों नहीं? अगर शिक्षा आपकी प्रायोरिटी है जैसा आप कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आज बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, बट दरअसल लच्छेदार भाषा में बातें करना और अलग बात हो जाता है, और उसका जमीन पर उस पर ध्यान देना, उनके रिसोर्सेज को उस तरफ ले जाना अलग बात। क्योंकि एमपी के सरकारी स्कूलों में बच्चे एडमिशंस नहीं ले रहे हैं, ये असर की रिपोर्ट कहती है, ASCR की रिपोर्ट आपको पता होगा, जनवरी 2025 में आई जो रिपोर्ट है वो कहती है कि भैया छात्र नामांकन दर लगातार गिर रहा है सरकारी स्कूलों में। अब आप और हम जानते हैं कि सरकारी स्कूलों की क्वालिटी दिन ब दिन जो घटती जा रही है। 5600 भवन सरकारी स्कूलों के जर्जर हैं, राज्य शिक्षा विभाग के आंकड़े कहते हैं। राजस्थान में गिर गया तो आप सब जाग गए, कलेक्टर्स ने एक्शन ले लिया। नहीं तो हमारे वो बच्चे जो दलित आदिवासी वर्ग के हैं, या जो दूर दराज के इलाकों में हैं, या बहुत दूर दराज के गाँव में हैं, उन जगहों के स्कूलों में पढ़ने के बैठने के लिए सुरक्षा तो चाहिए।
है ना। इसके अलावा हम बात करते हैं बच्चियों की, हम बात कर रहे थे, लड़कियों की हम बात कर रहे थे, तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो गिर गया है, स्पेशली माध्यमिक स्तर। ठीक है। देखिए क्या होता है, शुरुआती स्कूली शिक्षा होती है, उसमें एडमिशन ले भी लिया, लेकिन अगर एजुकेशन अफोर्डेबल सरकारी है तो अफोर्डेबल होगा उनके लिए, क्योंकि बच्चियों को हमारे प्रदेश में, हमारे समाज में अक्सर हम रिसोर्स में अक्सर सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, पता नहीं क्यों, मतलब इस पे भी एक अलग डिबेट हो सकती है, लेकिन उसको ध्यान में रखते हुए फिर हम आ जाते हैं ढांचेगत व्यवस्था में टॉयलेट्स की। गर्ल्स स्कूल हमारे प्रदेश में हजारों ऐसे हैं, अब ढेर सारे आंकड़े हैं, 12,613 गर्ल्स स्कूल ऐसे हैं। ठीक है, चलिए कुछ खामियां हैं जिनकी वजह से ध्यान देने की जरूरत है। एक छोटी सी टिप्पणी ले लेता हूं, आपके पास आऊंगा चौधरी जी, आपके पास आऊंगा। एक सत्येंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जैन साहब, ये आंकड़े नहीं होना और सुविधाओं की कमी ये बताता है कि शिक्षा मध्य प्रदेश में उस प्रगति से तेजी से नहीं बढ़ रही है जैसी बढ़नी चाहिए। ये एक आलोचना का बड़ा आधार है, इसका क्या जवाब है? देखिए, अब हमने तो भारत के अंदर शिक्षा का स्तर बढ़ाया, मध्य प्रदेश में भी शिक्षा का स्तर बढ़ाया है और जनता को भी साक्षर किया है। शिक्षा विभाग के द्वारा भी हमारे जो विद्यार्थी हैं जो शिक्षा को ग्रहण करते हैं उनका भी शैक्षणिक स्तर बढ़ा है और उनको संसाधन भी हमने उपलब्ध कराया। अब कांग्रेस की शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ा, उसमें भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर सकती है और 25 साल से जनता आशीर्वाद बार बार भाजपा को दे रही है। कांग्रेस तो ऐसे ही हमेशा अपना छाती कूट करके विलाप करती है, लेकिन हाँ, हम इसको शिक्षा को चुनौती के तौर पर लेते हैं और यही कारण है कि आप देखिए जो ड्रॉप आउट रेशो था जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, जब वो 26% हो जाता था, आज वो मात्र 3-4% पर आ गया है। तो ऐसे ड्रॉप आउट रेशियो को भी हमने कम किया है और जो पहले टाट फट्टियां ले जाते थे बच्चे, अपना अपना बोरा लेके जाते थे। मुझे भी याद है जब कांग्रेस के जमाने में मैं पढ़ता था विद्यार्थी जीवन में, स्कूलिंग में, तो मैं भी अपनी टाट पट्टी अपना बिछाने का ले जाता था और वो भी किस क्लास में, 7th और 8th क्लास तक में भी मैं अपना खुद का बिछाने का पट्टा ले जाता था, टाट पट्टी ले जाता था, घर से ले जाता था। तो ये कांग्रेस का ही शासनकाल था, उस समय पे ये स्थिति थी। आज हमने उन विद्यालयों को ही बदला है, आज हम सांदीपनि विद्यालय लेके आए हैं और हम चाहते हैं कि जिस प्रकार गुरु सांदीपनि जी ने भगवान कृष्ण को शिक्षा दी, बलराम को शिक्षा दी, सुदामा जी को शिक्षा दी, उसी प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश का एक एक बालक बलराम बने, भगवान कृष्ण बने और सुदामा जैसी जो शिक्षा ग्रहण करें। तो ये हमारा काम है कि हम हर विद्यार्थी को भगवान कृष्ण के रूप में जो ज्ञान प्राप्त हो उसी प्रकार का काम कर रहे हैं। और आप देखिए समेकित स्कूल, समुन्नत स्कूल जहाँ पर हर व्यवस्था है वो भी किए जा रही हैं, साथ ही साथ हमने स्कूल भी बढ़ाए, टीचर्स भी बढ़ाए और पिछले 2 सालों जो 2022-23 से लेकर के आज 25 तक का 3 सालों में लगभग 1.5 लाख से ज्यादा शासकीय शिक्षकों की भर्ती भी की हुई है और आगे भी हम उनको नए शिक्षक दे रहे हैं। अब कांग्रेस के लिए हम साक्षर नहीं कर सकते, हाँ भगवान रूपी जनता को हम साक्षर करने का बीड़ा और संकल्प हमने उठाया है। आज जो मेडिकल कॉलेज, 4 मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में हुआ करते थे, आज 32 मेडिकल कॉलेज ऑपरेटेड है मध्य प्रदेश में। चलिए, प्रयास काफी हुए हैं, आएंगे आप दोनों से इस पे तर्क वितर्क लेंगे, लेकिन एक न्यूट्रल राय सुन लेते हैं भूपेंद्र जी की। भूपेंद्र जी, साक्षरता दर को बढ़ाना और शिक्षा को बेहतर करना, ये दोनों एक साथ चल रहे हैं मध्य प्रदेश में। तर्क दोनों पक्षों के आपने सुन लिए, क्या लग रहा है अभी भी कुछ काम करना बाकी है या फिर जो प्रयास है वो सही दिशा में, सही गति से आगे बढ़ रहे हैं? देखिए मोहन जी, पहली जो जनगणना हुई 1954 में, उसके अलावा फिर जो आज तक जो चलती रही और 2011 जो अंतिम जनगणना थी, तो उसके तहत जो कि साक्षरता दर 79% लगभग है मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश का सबसे पहला साक्षर जिला महाकौशल से नरसिंहपुर था। तो शिक्षा की 2 चीजें हैं महत्वपूर्ण, शिक्षा की दर आप बढ़ा रहे हैं, लेकिन शिक्षा का मायने क्या रख रहे हैं? शिक्षक का मायने सिर्फ अगर 5वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पास है तो उनको आता 5वीं का भी नहीं है, उनको आता 8वीं का भी नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी सरकार की सामने एक समस्या है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि ये समस्याएं कभी हल होंगी, लेकिन इनके प्रयास करने चाहिए सरकार को। देखिए, हम शिक्षा की गुणवत्ता, हमारे पिताजी थे, पढ़ते थे, हमारे दादा हमने देखे कैसे पढ़ते थे, भले वो 2 पास थे लेकिन उनको पहाड़े आते थे, गिनती आते थे, उनको ABCD आती थी, उनको अंग्रेजी को कुछ वर्ड्स आते थे। लेकिन
आज की शिक्षा की जो गुणवत्ता घटी है, हाई स्कूल का बच्चा काफी कुछ जानता नहीं है, लेकिन हम उसको अगर सरकारी रूप से कहेंगे तो शैक्षणिक रूप से कहेंगे कि वो शिक्षित है, लेकिन वो अगर आप कहे माने तो वो तीसरी और पांचवी पढ़े लोग ज्यादा शिक्षित थे। मेरा एक विचार ये भी है कि शिक्षा की गुणवत्ता पे सरकार ज्यादा ध्यान दे। 2009 में आरटीआई राइट टू एजुकेशन लाई और राइट टू एजुकेशन के तहत एक अच्छा काम किया गया कि प्राइमरी से लेकर हाई सेकेंडरी स्कूल तक की शिक्षा मुफ्त की गई, और जिसमें बालिकाओं को ज्यादा, क्योंकि आधी आबादी महिलाओं की है और उनके प्रति शिक्षा का ज्यादा, क्योंकि अगर ये सही बात है कि अगर एक महिला एक परिवार में शिक्षित होगी तो परिवार पूरा शिक्षित होगा जितने सदस्य होंगे। तो उसके लिए एक योजना चलाई उन्होंने, काफी योजना सरकार के प्रतिनिधि ने बताई कि स्कूटी योजना है, वो योजना है, उसका छात्रवृत्ति है, काफी कुछ है, उसका प्रभाव भी पड़ा। लेकिन आज के समय में ये सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन साथ साथ ये भी है कि उन संसाधनों में आप जो पैसा खर्चा करते हैं उन संसाधनों को क्रियान्वयन सुचारू रूप से चल रहे हैं। अभी आप देखिए लगभग 1000 से 12,000 में टॉयलेट नहीं है लेडीज के लिए, बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए। ये जो एक समस्या है, हम जिस तरह से विकास कर रहे हैं उस तरह से हमको एक आवश्यक चीजें भी चाहिए। आवश्यक चीजों के लिए हमको सरकार प्रयास कर रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन साथ साथ जो प्राइवेटाइजेशन एजुकेशन का हुआ, जो 1995 से 2010 तक जो रेगुलर भर्ती नहीं हुई और रेगुलर भर्ती के कारण जो गैप बढ़ गया सरकारी स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों के बीच में, सरकारी और जो गैर सरकारी संस्थाओं के बीच में जो बढ़ गया, और जिसके कारण उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई, जिसके कारण हम लोग बहुत दूर हो गए और जिसके कारण सरकारी स्कूलों के और सरकारी कॉलेजों के लोगों का विमुखता आई। लेकिन सरकार ने ये जिस तरह से एक्सीलेंस पीएम श्री हायर एजुकेशन है, लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहूंगा कि शिक्षा किसी भी राष्ट्र की या शिक्षित लोग उसके राष्ट्र के विकास की धरोहर होते हैं, उसके मापदंड होते हैं। शिक्षा की गुणवत्ता पे सरकार को बिल्कुल निश्चित रूप से प्रयास करने चाहिए, लेकिन इसके लिए साथ साथ नई योजनाएं जो कि महिलाओं के शिक्षित, और ये बिल्कुल बात सही है कि जब जनगणना 2026 में आएगी तो निश्चित रूप से आंकड़े बढ़े हुए आएंगे और शिक्षित दर, लेकिन प्रश्न वही उठता है कि मूलभूत सुविधाओं के साथ शिक्षाओं की जो भी मूलभूत चीजें हैं वो प्रोवाइड करनी चाहिए। जब पैसा इतना खर्चा होता है तो उसको कंटिन्यूस बनाने के लिए भी करना चाहिए, उनके लिए बहुत से बाहर देना चाहिए। जैसे साइकिल योजना चलाई गई थी, वो भी एक अच्छी योजना थी जिससे बालिकाओं के काफी शिक्षा में गुणवत्ता आई। लेकिन साथ साथ जो शिक्षक, जो विद्यार्थी हैं, उनके शिक्षा में गुणवत्ता आनी चाहिए, उनके अंदर एक पारदर्शिता आनी चाहिए, राष्ट्र का भाव आना चाहिए, और विकसित भारत की कल्पना जब ही हो सकती है जब एक शिक्षित भारत होगा, एक समृद्ध भारत जब ही हो सकेगा। चौधरी जी, हम देख रहे हैं 2011 की जनगणना के हिसाब से ही मध्य प्रदेश 70% के आंकड़े को पार कर गया है। ऐसे में ये तो अब और आंकड़ा बढ़ा ही होगा, और प्रयास जो हुए हैं पिछले हम करीब माने 13-14 सालों में तो और शिक्षा का साक्षरता दर भी बढ़ी होगी और गुणवत्ता भी बढ़ी होगी। इस बात को आप लोग स्वीकार करते हैं? शिक्षा में काफी कुछ नवाचार हुए हैं चौधरी जी, और उनमें नवाचार सरकार ने लगातार किया। ठीक है चौधरी जी। जी, तो सबसे पहले डॉक्टर भूपेंद्र जी का मैं शुक्रिया इसलिए करना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने मुझे याद दिलाया कि साक्षरता अकेला मुद्दा हो, अकेला उसको स्टैंड अलोन डिस्कस करने का पॉइंट भी नहीं है। तो आप जो कह रहे हैं कि उन आंकड़ों में ऐसा होगा तो हमें अपनी पीठ थपथपा लेनी चाहिए। देखिए, कुछ प्रयास किए हैं जनता की टैक्सेस के पैसे से, शिक्षा जिम्मेदारी है सरकार की, तो अगर कुछ प्रयास में रिजल्ट अच्छा मिला है तो बिल्कुल साधुवाद है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन शिक्षा के जो ढांचा, उसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी समय को देखते हुए कि जब हम वोकेशनल एजुकेशन की बात करते हैं तो हमारा जो एजुकेशन की क्वालिटी में जब हम बात करते हैं वो तो है ही, लर्निंग आउटकम्स की प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन जब हम हमारी उन योजनाओं की बात करते हैं जिसमें वोकेशनल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, ये सारी चीजों की क्वालिटी मिसिंग। मैं योजना का उदाहरण लेना चाहूंगी, मध्य प्रदेश सीखो कमाओ योजना का। इसमें बहुत बड़ी रिपोर्ट्स है रिसेंट, रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे हैं युवा क्योंकि स्टाइपेंड समय पे नहीं मिलता है। 32 जिलों में 2024-25 के आंकड़े हैं, एक भी जिले में प्रशिक्षण नहीं हुआ है और प्रशिक्षण की क्वालिटी खराब होती है। किसके आंकड़े? क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में काम किया है, आंकड़े किसके क्वालिटी देखी है, तो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर जो मैंने देखा वो यही पाया है कि योजनाएं ला दी जाती हैं, वोकेशनल एजुकेशन स्कूलों में भी चल रहा है, लेकिन उसके बाद प्रैक्टिकल स्किल्स के तौर पे कुछ नहीं होता है कि वो अपना खुद का कुछ शुरू कर सकें। तो ऐसा ही एजुकेशन की क्वालिटी के साथ भी है। जब लिखना पढ़ना
काफी नहीं है, नो डाउट वो जरूरी है, लेकिन उसके आगे भी शिक्षा, अगर हम कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर और समृद्ध मध्य प्रदेश, अभी कहा, बड़ी बड़ी बातें की, और मुझे बहुत खुशी हुई कि ये सोचा भी जा रहा है, लेकिन सवाल है कि सरकारी स्कूलों के बिना, सरकारी स्कूलों की घटिया क्वालिटी के साथ, बढ़ते निजीकरण और बढ़ती बच्चों की स्कूलों में सुरक्षा का मुद्दा भी है, इन सब के साथ, घटिया इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, क्या आप समृद्ध और आत्मनिर्भर युवा बना पाएंगे? और उसके बाद पढ़े लिखे बेरोजगार जो कन्वर्ट कर रहे हैं आप, क्यों? क्योंकि स्किलिंग की ट्रेनिंग खराब है। दूसरा, आपकी योजनाओं में पेपर लीक, आपकी एग्जाम्स में पेपर लीक हो रहा है, आपके भर्ती जो घोटाले, आप अभी बात कर रहे थे सत्येंद्र जी, शासकीय शिक्षकों की, अतिथि शिक्षक धरना करते हैं, आंदोलन करते हैं, वर्ग 1 वर्ग 2 की भर्ती में घोटाले होते हैं। सवाल ये है कि आप लोग ध्यान नहीं देना चाहते, आप चलिए सत्येंद्र जी सीधा जवाब, सीधे आपसे जवाब ले लेते हैं। कुछ चीज़ें हैं जिन्हें दूर करने की ज़रूरत है, और विपक्ष जो बातें कह रहा है उसमें कितनी सच्चाई नज़र आती है? कुछ आंकड़े भी हैं उनके पास और कुछ चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, मैं तो ये कहूंगा, विपक्ष अच्छी बात है, रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाए। हम तो चुनौती के तौर पे लेते, मैंने पहले ही कहा कि हम शिक्षा को और जो कि मूलभूत आवश्यकताओं में मानते हैं और उसको सुधार होना चाहिए और उसको चुनौती के तौर पे लेते हैं। तभी तो भगवान रूपी जनता 25 साल से लगातार हमें आशीर्वाद दे रही कि हम आउटस्टैंडिंग वर्क कर रहे हैं। और आप देखिए, वही कांग्रेस पार्टी है जब सत्ता में रहती तब क्या करती है, 500 रुपए दे करके शिक्षकों को लेके आती है और 500 रुपए महीने में उनको दिया करती थी, तो गुरुजी बनाती थी और शिक्षक सब सारे वर्ग 3 वर्ग 1 वर्ग 2 ऐसे। आप सोचिए, देखिए, अब दीदी आप सुन लीजिए, अब दीदी सुन लीजिए, अब मैंने बड़े ध्यान से सुना था, और IIT और एम्स और इसरो किसने बनाया है? सबसे ज्यादा हायर एजुकेशन और एजुकेशन में देश में किसने काम किया बताने की जरूरत नहीं, RTE का जिक्र तो हो ही चुका है। स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। तो जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार मित्र हैं, जो शिक्षाविद हैं, जिन्होंने कहा कि हमें ऐसी शिक्षा को बढ़ाना है जिसमें प्रज्ञा हो, तो कांग्रेस की प्रज्ञा का नाश तो हो चुका है, क्योंकि उनको जो यश नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, जिनकी प्रज्ञा का नाश हो जाता है उनको शास्त्र भी कुछ नहीं कर सकते। जिस प्रकार से आंखों के विहीन जो बालक होता है उसको दर्पण कुछ नहीं कर सकता, कांग्रेस के लिए हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कांग्रेस की प्रज्ञा का नाश हो गया। लेकिन हाँ, हम भारत की प्रज्ञा को बढ़ाने में संकल्पित हैं। और आप देखिए, चाहे वो स्काई योजना की बातें कह रही थी दीदी, स्काई योजना को आज भारत सरकार ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्कीम बना दिया है। और हर, मोदी जी ने कहा है 15,000 रुपए हर जो नया रोजगार लेगा बालक या जो हमारा प्रतिभागी जो नया रोजगार लेगा उसको 15,000 रुपए दिए जाएंगे। तो ऐसे काम हर एक को, और 1.5 करोड़ से ज्यादा युवाओं को दिया जाएगा। और मध्य प्रदेश वह भूमि है, पावन भूमि है, जो एक एपी सेंटर हुई है, और भारत में इस प्रकार की योजना लागू हुई, जो स्काई योजना। और स्काई योजना में भी हम लगभग 50 लाख से ज्यादा राशि दे चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम पैसा नहीं देते। हाँ, समय पे दिया, इकट्ठा भी दिया। इकट्ठा देने से उन बालकों को, जो प्रतिभागी जो पहली बार उन्होंने सर्विस जॉब की है स्काई योजना के द्वारा, उनको भी हम लेके आए, नई नई कंपनीज को लेके आए, हमने स्टार्टअप बनाए। मध्य प्रदेश में एक भी स्टार्टअप नहीं था, आज 6,000 के आसपास स्टार्टअप मध्य प्रदेश में है। तो कहीं ना कहीं हमने स्टार्टअप भी बढ़ाए हैं। स्टार्टअप, और भारत के अंदर जहां पहले 400 स्टार्टअप हुआ करते थे 2014 में, आज लगभग 2.25 लाख स्टार्टअप हैं और सैकड़ों स्टार्टअप यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न का मतलब होता है $1 बिलियन जिनकी जो काम। चलिए, इस पूरे मामले में किसी को मतभेद नहीं है कि शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास हो रहे हैं, उसमें और रफ्तार आनी चाहिए। इस बात को लेकर कुछ सुझाव जरूर हैं। उम्मीद है कि सरकार इन सब बातों को शामिल करेगी और जो खामियां हैं उन्हें भी ठीक किया जाएगा, क्योंकि अगर हमारा प्रदेश साक्षर होगा तभी हमारा प्रदेश जो है समृद्ध होगा। समय आज इतना ही है, इसलिए चर्चा को वहीं ख़त्म करना होगा। इस चर्चा में हमारे साथ भूपेंद्र जी जुड़े, उनका धन्यवाद। चौधरी जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और सत्येंद्र जैन जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।